हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद। तो जो ये पार्ट फर्स्ट है उसके में हम ये स्टडी करेंगे कि इन महाजनपदों के उदय का क्या कारण रहा है। यानी कि वैदिक काल में सिर्फ जन थे और ये जन आपस में मिले और जनपद कहलाए। तो वो क्या रीजन से जिनकी वजह से ये महाजनपद बने और इनकी जो पीछे की पृष्ठभूमि है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। जनपद राज्यों के अध्ययन के लिए वैदिक साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद तथा अर्थवेद की संहिताओं, पूर्ववर्ती ब्राह्मणों तथा उपनिषदों के अध्ययन से विभिन्न जनों के जीवन तथा संगठन, जन से जनपद के विकास की प्रक्रिया तथा प्रारंभिक अवस्थाओं में जनपदीय जीवन की झांकी की जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य में भी जनपद काल की स्थितियों का अच्छा चित्रण मिलता है। अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों तथा क्षेत्र विस्तार के निमित्त काशी, कौशल तथा मगध जनपदों के राजनीतिक संघर्षों का वर्णन है, जो जनपदीय जीवन में ऐसी नवीन प्रवृत्तियों के उदय का परिचायक है, जिनके परिणाम स्वरूप मगध के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक सामग्री भी इस विषय पर कुछ प्रकाश डालती है। आधुनिक उत्तर प्रदेश में अतिरंजी खेड़ा तथा अन्य स्थानों पर की गई खुदाई से हमें यह पता चलता है कि भारत में लोहे का आरंभ ईसाई पूर्व लगभग 1000 के आसपास हुआ और वैदिक कबीलों के विस्तार कार्य में लोहे के बने अस्त्र आदि लाभदायक सिद्ध हुए होंगे। इसके अतिरिक्त गंगा के मैदान में कई स्थलों पर तांबे की बनी हुई चीजों के ढेर भी मिले हैं। इनका भी जो समय है वह है ईसा पूर्व 1000 के आसपास माना जाता है। इन्हीं स्थानों पर हमें चित्रित धूसर मृदभांडों के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं, जिनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि हमें गंगा घाटी में रहने वाले आर्य लोग अब पशुचारण की जगह कृषि करने लग गए थे और पहले की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित जीवन व्यतीत करने लगे थे। इसके साथ ही पुरातात्विक सामग्री से हमें आर्यों की आर्थिक दशा के बारे में भी पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक युग में हुए आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग्वेदीय कबायलियाई जनजीवन में दरार का पड़ना तथा क्षेत्रीयता की भावना का जागरण होना, पशुचारण से कृषि की ओर अग्रसर होना, जिसके पर्याप्त प्रमाण उत्तर वैदिक साहित्य और कतिपय पुरातात्विक अवशेषों में मिलते हैं, अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके फलस्वरूप गंगा घाटी के निवासियों के जीवन के स्थायित्व का समय आ गया था। छोटे छोटे कबीले राज्य बनते जा रहे थे और साम्राज्य का लक्ष्य भी ज्यादा दूर नहीं था। बुद्ध के समय तक पहुंचते पहुंचते जन का काफी रूपांतरण हो चुका था और जनपदों का जन्म हो गया था। बौद्ध एवं जैन साहित्य में तो स्पष्ट रूप से 16 जनपदों की सूची का उल्लेख मिलता है। अधिकांश जनपदों के विकास में 3 रूप दिखाई देते हैं। कुछ जनों या कबीलों ने अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त कर ली थी। इस श्रेणी के अंदर मत्स्य, चेदी, काशी, कौशल तथा कुछ अन्य जन इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा, कुछ जनों में पहले संयोग हुआ और उसके पश्चात उसका जनपद के रूप में विकास हुआ। इस प्रकार का उदाहरण पांचाल जनपद है, जिसमें 5 जनों का संयोग था। अनेक जन अधिक शक्तिशाली जनों द्वारा विजित होने के बाद उन्हीं में मिला लिए गए। अज जन इस प्रकार का एक उदाहरण है। जनपद राज्यों का विकास अनेक संस्थाओं के विकास से संबंधित था। लगभग ईसा पूर्व 700 ईस्वी तक लोहे का प्रयोग पहले से अधिक होने लगा था और इससे बनाए जाने वाले औजारों से कृषि तथा अन्य उत्पादन के साधनों में प्रगति हुई थी। यह स्पष्ट है कि दलदली इलाके में बसने की समस्या के बावजूद ईसा पूर्व
600 के सभी प्रसिद्ध नगर गंगा यमुना नदियों के आसपास ही बस गए थे। इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, कौशाम्बी तथा बनारस अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध थे। गंगा स्वयं ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थी और इसके द्वारा समुद्र तक पहुंचना भी संभव था। दूसरे, बिहार में गंगा ऐसे स्थानों के पास से गुजरती थी जहां से कच्चा लोहा काफी मात्रा में मिलता था। व्यापार की प्रगति, सिक्कों का प्रचलन, नगरों का उत्थान, ये सब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की आर्थिक दशा के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस काल में जैन व बौद्ध साहित्य से हमें कई नगरों के उत्थान के बारे में पता चलता है। चंपा, कौशाम्बी, राजगृह, श्रावस्ती, उज्जैनी, वैशाली, पाटलिपुत्र आदि प्रमुख नगर थे। व्यापारिक मार्गों पर स्थित नगरों की विशेष महत्ता थी, जैसे कंबोज, कौशाम्बी, कौशल, वाराणसी आदि व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र थे। अनेक स्थानों पर घोड़ों के सौदागरों का वर्णन है जो उत्तरापथ से आकर बनारस में घोड़े बेचते थे। ईसा पूर्व 600 में कृषि के अतिरिक्त धन प्राप्त करने के अनेक साधन थे। बौद्ध साहित्य से हमें कई प्रकार के उद्योग धंधों के बारे में भी पता चलता है, जैसे कुम्हार, रथकार, सुनार, धातुकार, बढ़ई, हाथी दांत का काम करने वाला तथा रेशम का काम करने वाला। कारीगर प्राय श्रेणियों में संगठित थे। प्रत्येक श्रेणी का एक मुखिया होता था जिसे जेठक कहते थे। कभी सेठी या श्रेष्ठी भी श्रेणी का मुखिया होता था। श्रेष्ठी कई बार महाजन का काम करते थे और बहुधा व्यापारिक श्रेणियों के मुखिया भी होते थे। प्राय सभी राजा श्रेष्ठियों को बहुत आदर व सम्मान देते थे। इस प्रकार नगरों में कारीगर व श्रेष्ठी दो वर्ग अधिक महत्वपूर्ण थे। गांव में गृहपतियों का लगभग वही स्थान था जो श्रेष्ठियों का नगरों में। गांव की उर्वरा भूमि का बड़ा भाग गृहपति के पास होता था। बौद्ध साहित्य में कई ऐसे गृहपतियों का उल्लेख है जिनके पास कृषि व भूमि के माध्यम से बहुत धन धान्य था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक मुद्रा प्रणाली का भी उदय हो चुका था। लगभग संपूर्ण भारत से प्राप्त चांदी की आहत मुद्राओं के सैकड़ों पोच मिलने और उत्खननों के दौरान भी उनकी प्राप्ति से इन मुद्राओं की संख्या बहुत अधिक संख्या में हो गई थी। मुद्रा के आगमन से निश्चय ही व्यापार विनिमय में पर्याप्त सहयोग मिलता था। ऐसा प्रतीत होता है कि तकनीकी उपलब्धियों के कारण कृषि का उत्पादन अब कुछ सरप्लस की स्थिति में पहुंच गया था, जिसके फलस्वरूप राज्य की शक्ति के उदय में और सहायता मिली। सामरिक रूप से शक्तिशाली तत्वों को इस अधिशेष उत्पादन को प्राप्त करना आसान होता था। इन सभी गतिविधियों ने जन से जनपद की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम जो नेक्स्ट हमारा क्लास है उसके अंदर हम जो 16 महाजनपद थे वहां का पढ़ेंगे और आज अभी मैं आपको कुछ गणतंत्रात्मक राज्यों के बारे में बताती हूँ। 16 महाजनपदों के अतिरिक्त भी उत्तरी भारत में कुछ ऐसे राज्य थे जहां गणराज्य पद्धति से शासन होता था। इनमें सबसे प्रमुख शाक्य जाति थी। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी तथा इसकी महत्ता गौतम बुद्ध के कारण और बढ़ गई थी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में कौशल ने शाक्यों को हराकर उनके राज्य पे अधिकार कर लिया। लिच्छवी संघ तथा मल्ल राष्ट्र भी गणराज्य पद्धति को मानते थे। उनका उल्लेख भी हुआ है। इसके अतिरिक्त रामग्राम में रहने वाले कोलीय जाति भी गणराज्य पद्धति में ही विश्वास रखती थी। गणराज्य पद्धति को मानने वाली अन्य जातियां भाग तथा मौर्य थे। इन राज्यों में पहले राजा शासन करता था। हो सकता है कि राजा के निरंकुश
व अत्याचारी शासन से तंग आकर ही जनता ने गणराज्य स्थापित किया हो। लोकमत से ही शासन करने की प्रवृत्ति प्रबल हो उठी और कुछ जातियों ने राजा तथा उसके दैवी अधिकारों का मुखौटा उतार कर फेंक दिया। गणराज्यों के बारे में एक बात तो विशेष रूप से हमें देखने में यह आती है, वह यह है कि ये प्राय हिमालय की तलहटी वाला जो एरिया है उसमें थे। तो ऐसा लगता है कि जब गंगा घाटी में जन से जनपद की प्रक्रिया चल रही थी, तब कबायली जीवन से लोग हिमालय की अपेक्षा इन प्रदेशों में आकर बस गए हों। इन राजतंत्र राज्यों के बारे में जो प्राय हजारों राजाओं का उल्लेख मिलता है, उसका शाब्दिक अर्थ न लगाकर कबीलाई मुखियाओं के अर्थ के तौर पे ही हमें इसे समझना चाहिए। धन्यवाद।